बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेडरल बोर्ड के थ्रू नाइन्थ की केमिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं। ये आपके सामने मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का सेट 1 है। आइए इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व हुए हुए भी आपको साइट से मिल जाएंगे, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज़ हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में फॉलो होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है इन एमसीक्यूज़ को। आइए चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले एमसीक्यूज़ में आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ट आयंस विल बी फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका चार्ज कैसा बनेगा। आया कि ये कैटाइन बनेगा, ये एनाइन बनेगा, ये पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर पॉजिटिव आयन बनेगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आपका पर्टिकुलर एटम है ये थर्ड पीरियड में मौजूद है, थर्ड पीरियड में मौजूद है और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि एस सब शेल में है। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए। तो इसके पास 2 तरह की अब चॉइसेस होंगी, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मज़ीद रिसीव कर ले 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो कि तीसरे शेल में मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन, या ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डोनेट कर दे। इसके पास 2 तरीके हैं स्टेबल होने के लिए। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि ये अपनी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर दे। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कौन सी नोबल मेटल के जैसी हो जाएगी, नियॉन जैसी हो जाएगी। इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इसके आखिरी शेल जो कि एल शेल बनेगा, सेकंड शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ किए हैं, इस वजह से ये कैटाइन फॉर्म होगा और इस पे चार्ज कौन सा आएगा, +2। ये आपका एमसीक्यूज़ इस पैटर्न पे सॉल्व होगा। इसी तरह अगर आपके लास्ट जो शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये +3 आयन इसका फॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर लास्ट शेल में जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे 3s1 लिखा हो तो कौन सा आयन बनेगा, कैटाइन बनेगा और उस पर चार्ज कौन सा होगा, +1। इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या है, +2। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ में आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब शेल हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अदर पेयर्स ऑफ सब शेल। अब इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनकी एनर्जी के बारे में। सब शेल्स की जो 1s सब शेल है वो लोअर होता है एनर्जी में 2s से, 2s लोअर होता है 2p से, 2p की एनर्जी लोअर होती है 3s से, 3s की एनर्जी लोअर होती है 3p से, और 3p की एनर्जी कम होती है, लोअर होती है किससे, 4s से। ये पैटर्न आपने देखना है। अब इसमें आपने देखना है, आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें से 1s और 2s की जो एनर्जी है इन बाकी तमाम पेयर्स में से कम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से ए ऑप्शन 1s एंड 2s। कोई भी ऑप्शन दी जा सकती है, आपको पैटर्न इसका पता होना चाहिए। थर्ड एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये जो आइसोटोप वाला टॉपिक है, इसमें कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी जो यूजेस हैं, तो ये आपने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और ये आपका नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम का आइसोटोप 235 जो है ये रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर। इसके बाद देखें फोर्थ एमसीक्यूज़ में आपसे कहा जा रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, के 1 मोल ऑक्सीजन जो गैस है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे,
ठीक है, या कितने मालिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के 1 मोल के ऑक्सीजन गैस के इक्वल होते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपने याद रखना है, इसकी वैल्यू 6.02 या 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपको इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 मोल, आप मोल की जगह 1 पुट करें और एज इट इज़ वैल्यू यही आ जाएगी एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। तो ये वैल्यू इसमें अब आपको आंसर इसका पता चल गया। इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। उसके बाद 5th MCQs में आपसे कहा जा रहा है द वेरिएबल डेट इज़ केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। जो चार्ल्स लॉ है इसमें कौन सा वेरिएबल है जिसको कांस्टेंट रखा जाता है। इसमें चार तरह के वेरिएबल होते हैं। एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है और एक नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो इस जो चार्ल्स लॉ है ये रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, और ये डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है गैस का। इसके लिए शर्त यह है कि प्रेशर को और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दी हुई है वो कौन सी है, प्रेशर। इसका आंसर है प्रेशर। अब इसी में आपको देखें बॉयल्स लॉ भी आपसे पूछा जा सकता है। बॉयल्स लॉ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, और उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर। ठीक है, इस चार्ल्स लॉ के लिए आपका जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा वो होगा प्रेशर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद 6th MCQs द मोस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन अमंग्स द फॉलोइंग। डाइल्यूट का मतलब है पतला, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब ये कैपिटल M जो है, कैपिटल M ये मोलैरिटी के लिए होता है। कैपिटल M फॉर ये किसके लिए है, मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन हम किस में लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है कि हमने इसको 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। ये 1 लीटर की हमने इसको रखना है। अब चेंज का चीज़ हो रही है, यहाँ पे देखें वैल्यूज़ चेंज हो रही है। इधर 1 है, इधर 0.5 है, हाफ, इधर 0.02 है, 2 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरह यहाँ पे 0.0005 मोलर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स, नीचे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 1 आएगा फार्मूला में, सब में। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन में नंबर ऑफ़ मोल्स कितने, इधर आपको कोई केमिकल नहीं बताया हुआ किस केमिकल के आप नंबर ऑफ़ मोल्स देख रहे हैं। तो कोई भी केमिकल हो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स अगर 1 होंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये जो मोलैरिटी है ये 1 मोलर जो यहाँ पे आपकी मौजूद है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ मोल्स 0.5 हों और वॉल्यूम 1 ही हो, 1 डेसीमीटर क्यूब हो, तो मोलैरिटी 0.5 आपकी आएगी। इसी तरह नंबर ऑफ़ मोल्स अगर 0.02 हों और डेसीमीटर क्यूब में जो सोल्यूशन है 1 लीटर सोल्यूशन हो, इसी तरह ये देखें मोलैरिटी 0.005 आपके 0.005 आपके मोल्स हों और 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो, तो ये आपका इतने मोलर सोल्यूशन बनेगा। इसका मतलब है कि मोल्स सबसे ज़्यादा जो मोल्स कम हैं वो किस में, डी ऑप्शन में। मोल्स अमाउंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ अमाउंट है। इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 7th MCQs की तरफ। 7th MCQs में आपसे कहा जा रहा है प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद। आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, वेपर प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। ठीक है,
जो प्रेशर कुकर है इसका जो प्रिंसिपल है ये बेस करता है रिलेशनशिप ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। प्रेशर कुकर में एक वाल्व फिट की होती है, वो जो वाल्व है उसका जो प्रेशर हम रखते हैं 2 एटमॉस्फेयर, और अगर उसमें वाटर हो तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 पे रीच करके वाटर बॉयल करना शुरू करता है और एक्सटर्नल प्रेशर के साथ उसका प्रेशर मैच करता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद 8th MCQ 17 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3 अमोनिया डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इट्स मोलैरिटी विल बी, कि 17 ग्राम NH3 है, अमोनिया है, और 1 लीटर सोल्यूशन में इसको डिज़ोल्व किया गया है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो इसके लिए आपको देखें, आपको पता हो कि मोलर मास क्या है। मोलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूल क्या है, अमोनिया NH3, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 3 हाइड्रोजन है, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। नाइट्रोजन का मास होता है 14, 14 + 3 17 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास का यूनिट है, ठीक है। 17 आप याद रखें, फिगर क्या आ गई 17। तो मोलैरिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को आप यूं भी लिख सकते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 17, आपको ये गिवन है 17, और मोलर मास आपने फाइंड किया ये भी 17, इस ये आपका क्या आ गया 1, और ये भी 1, और डेसीमीटर क्यूब जो है वो भी 1। आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। मोलैरिटी इसकी क्या होगी 1। ये आपने याद रखना है फार्मूला, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। इसके बाद देखें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आपको आया है H2S की ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने इसमें देखना है कि सेंट्रल एटम इसमें सल्फ़र है। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये इस पर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, ना ऊपर +1 है, ना -1 है, ना +2 है, ना माइनस, इसका मतलब है कि न्यूट्रल है, ये मालिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल मालिक्यूल H2S, आपने इसको कैसे फाइंड करना है, इसको इज इक्वल टू 0 कर देना है न्यूट्रल मालिक्यूल को। अगर इस पर कोई चार्ज लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने -1 लिख देना है। अगर ये इस मालिक्यूल के ऊपर +3 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने +3 लिख देना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपको हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन आपने रूल्स पढ़े हुए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। जो हाइड्रोजन है ये अपनी नॉर्मल स्टेट में कंपाउंड्स में, अक्सर कंपाउंड्स में हाइड्राइड के अलावा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। 2 हाइड्रोजन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, +1 के साथ। अब प्लस यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सल्फ़र की जगह उसका सिंबल S ही रहने दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0, 2 1 2 +2 लिख लिया ताकि आपको याद रहे कि जब आप उधर शिफ्ट करेंगे आसानी के तौर पे। यहाँ पे इस पे +2 चार्ज है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -2, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 10th MCQ है द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इट्स मॉलिक्यूल। अब आपने याद रखना है भाई, ये लिखा हुआ है बेंजीन C6H6। बेंजीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है, ठीक है। इसी तरह ये मीथेन है, मीथेन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है। इसके बाद ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम आपको पता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका आयनिक कंपाउंड है। ये आपकी एक्सरसाइज में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्रा करना आपको इसमें पूछा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्रा करके दिखाएं आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है। एक रह गया फिर वाटर। वाटर आपको पता है कि जो वाटर है ये पोलर कंपाउंड है और इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। हाइड्रोजन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हाइड्रोजन के साथ अटैच हुए हों, तो ये किस चीज़ की निशानदेही करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से एक ही मॉलिक्यूल में है, वो क्या है, वाटर। इसके बाद आप देखें 11th MCQs मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट मेटेलिक। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए
आपको देखें पहले हिंट भी उन्होंने दे दिया है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटालिक करेक्टर जो है, मेटालिक करेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकाल देने की पावर जो है वो मेटालिक करेक्टर कहलाती है। अब ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। आप ये देखेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। फिर सबसे पहले है आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो मेटालिक नहीं है। उसके बाद है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। ये रुबीडियम है, ये सीजियम है, ये पोटाशियम है, ठीक है। रुबीडियम, सीजियम और एंड पे फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है ये मोस्ट मेटालिक है, वो ऑप्शन दी नहीं हुई लेकिन वो रेडियो एक्टिव है। जो सीजियम है ये भी मोस्ट मेटालिक है और ये स्टेबल है, ठीक है। इनमें से ग्रुप में सबसे एंड पे कौन सा आ रहा है? सीजियम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और एंड पे सीजियम। तो ग्रुप में सबसे नीचे सोडियम है, इसलिए इसका आंसर क्या है? सीजियम। अब लास्ट एमसीक्यूज है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप 7th ए इज। 7th ए ग्रुप जो है इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? वो है फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और अगर आपसे पूछा जाए, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 7th ए के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। ये आपने याद रखना है। तो हेलोजेंस में लीस्ट का मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आयोडीन की। कभी आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपने बताना है कि आयोडीन, ठीक है, हेलोजेंस में से 7th ए ग्रुप में से। और इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है? वो है फ्लोरीन, ठीक। उम्मीद है आपको ये एमसी